हेलो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 4 पढ़ेंगे। सांवले सपनों की याद। और जो एक डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है और जिसके लेखक हैं ज़ाबिर हुसैन। इस संस्मरण को ज़ाबिर हुसैन की डायरी से लिया गया है। और संस्मरण, जैसा कि आपको पता है कि संस्मरण जो है किसी भी व्यक्ति या वस्तु को याद करते हुए, स्मरण करते हुए उसके बारे में लिखा जाता है। तो जब उनके मित्र जो सालिम अली थे, जो एक बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे जिन्होंने पक्षियों के बारे में असाधारण खोज की, उनकी जब मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के तुरंत बाद ज़ाबिर हुसैन ने अपनी डायरी में उनके बारे में लिखा। तो ये जो संस्मरण है ये सालिम अली जैसे पक्षी वैज्ञानिक के बारे में है। और इस पाठ की शुरुआत भी उनकी शव यात्रा से हो रही है, जब उनकी शव यात्रा जा रही थी। तो लेखक लिखते हैं कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। अब लेखक क्या कहना चाहते हैं कि जब सालिम अली की मृत्यु हुई तो सालिम अली ने जो पक्षियों को लेकर के, जो उनके सपने थे, उनकी खोज को लेकर के, उनकी सुरक्षा या हिफाजत को लेकर के जो भी सपने थे वो उनके साथ ही दफन होने जा रहे हैं, मतलब वो सपने अधूरे रह गए। इसलिए उन्होंने यहाँ पर जो है सपनों के साथ सांवले विशेषण का प्रयोग किया है, क्योंकि जो सांवला रंग होता है वो निराशा का, उदासी का उसका प्रतीक होता है। और सुनहरा या जो चमकीला, वो इस तरह के जो शब्द हैं वो आशावादी जो भावनाएं हैं उनका प्रतीक होती हैं। तो उनके साथ ही जो है पक्षियों की खोज को लेकर जो नए नए तथ्य सामने आने वाले थे वो भी उनके साथ ही खत्म हो गए। और ऐसा लग रहा है जैसे वो जो परिंदे हैं, उनके जो सुनहरे पंख हैं, उनके ऊपर सवार होकर के, जो शव यात्रा को जैसे 4 कंधे दिए जाते हैं, इस तरह से वो उन पंखों पर सवार होकर उनकी जो शव यात्रा जा रही है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। हुजूम मतलब भीड़, और इसमें सबसे आगे जिसकी शव यात्रा होती है तो वो कौन है? सबसे जो उनके पीछे चलने वाले तो वो सपने हो गए, और उनका नेतृत्व करने वाले, उनके आगे चलने वाले कौन हो गए? सालिम अली। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, मतलब जिस तरह से सैलानी होते हैं, पर्यटक होते हैं, उनका जो सामान होता है वो उनके कंधों पर लदा होता है, इसी तरह से सालिम अली ने भी इन सपनों का जो है, इनकी खोज को लेकर के जो वो अपने कंधों पर लेकर के चले थे। और अब जो वो उनका सफ़र है वो अन्य सभी सफ़रों से भिन्न है, क्योंकि वो जो पहले प्रकृति की तरफ निकलते थे, खोज करने निकलते थे, तो उस सफ़र से वो वापस लौट कर आ जाते थे। लेकिन अब जो ये सफ़र है, क्योंकि किसी की भी मृत्यु के बाद वो उसका एक तरह से क्या हो जाता है? अंतहीन या आखिरी सफ़र होता है, आखिरी पलायन होता है। पलायन मतलब चले जाना, जो एक बार इस जीवन से जब जिसकी मृत्यु हो जाती है तो वो लौट कर दोबारा नहीं आ सकता। वो अब उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। जैसे वो क्योंकि प्रकृति प्रेमी थे, तो जो पक्षी है वो भी प्रकृति की एक चीज़ है, और वो पक्षी जो है वो प्रकृति में ही खुश रहते हैं, प्रकृति में ही जीते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं, मतलब उनका अंत हो जाता है। तो इसी तरह से उनकी तुलना जो है उस वन पक्षी से की गई है। और अब कोई अपने जिस्म की हरारत मतलब हलचल और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? मतलब जिसकी एक बार मृत्यु हो गई, उसको हम अपनी अपनी ज़िंदगी की कोई हरकत देख करके, अपने जिस्म की कोई हरकत देख करके या दिल की धड़कन देख करके हम ये उम्मीद करें कि वो एक क्षण के लिए भी वापस आ जाए, तो वो असंभव है। वो जो चला गया इस दुनिया से वो वापस लौट कर नहीं आ सकता।
लेखक आगे लिखते हैं कि सालिम अली ने बहुत पहले कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। अब यहाँ आदमियों की नज़र से देखने का क्या मतलब है कि आदमी जो है, इंसान जो है, अपनी ज़िंदगी में इतना उलझ गया है, अपने काम काज में, अपनी दुनिया में इतना उलझ गया है कि प्रकृति की तरफ देखने का उसके पास समय ही नहीं है। वो धीरे धीरे संवेदना शून्य होता जा रहा है। उसको अगर किसी पक्षी की चहचहाट है या पक्षी की कोई क्रियाकलाप है या उसकी जीवन शैली है, उसके लिए उसको देखना एक नॉर्मल सी बात होती है, वो उसके दिल को नहीं छू पाती है। हम जो है जैसे जैसे संचार के साधन बढ़े, हम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में इतना उलझ गए हैं कि प्रकृति की तरफ देखने का, उसे महसूस करने का जो है हमारे पास समय ही नहीं बचा है। तो इसलिए जो है सालिम अली का कहना था कि उसको प्रकृति की किसी भी वस्तु को जो है हमें अपनी नज़र से नहीं बल्कि उनकी नज़र से देखना चाहिए, तभी हम प्रकृति को महसूस कर सकते हैं, उसका एहसास हमें हो सकता है। और लेखक लिखते हैं कि एहसास की ऐसी ही ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। अब ये मिथक क्या होता है? मिथक वो किस्से हैं, वो कहानियाँ हैं इतिहास की, जिनके बारे में हमें कोई ठोस सबूत, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलते, जिसके बारे में किंवदंतियाँ, ऐसा कहा जाता है, ऐसा होता होगा, ऐसा हुआ होगा, इस तरह की बातें होती हैं। तो इसके उदाहरण में उन्होंने कृष्ण का उदाहरण दिया है कि जैसे उनकी कहानियाँ हैं, उनके जो किस्से हैं, वो इतिहास में एक तरह से मिथक हैं कि उनकी 16,000 रानियाँ थीं, वो रासलीला रचाया करते थे, वो माखन चोर थे। और आज भी मथुरा वृंदावन में ऐसे मंदिर हैं, ऐसे उद्यान हैं जिनके जो दरवाजे हैं वो मतलब बंद रखे जाते हैं और कहा जाता है कि कृष्ण यहाँ पर आते हैं रात को और गोपियों के साथ लीलाएं करते हैं। या फिर ऐसा कहा जाता है कि जब कृष्ण वृंदावन आए थे तो जो नदी का जल था वो पूरा सांवला हो गया था। तो ये सब एक तरह से मतलब मिथक है। तो इसमें जो है इन मिथकों की दुनिया में जिनका कोई मतलब जिनके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है, उस दुनिया में जो है लेखक कहते हैं कि इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। मतलब जो सालिम अली थे वो कमज़ोर काया मतलब दुबले पतले शरीर के थे, और जब वो उम्र को शती तक पहुंचने में, मतलब जब वो 100 वर्ष के होने वाले थे और उसमें कुछ ही दिन बाकी थे, कुछ ही समय बाकी था, तो वो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जो है ग्रसित हो गए थे और आगे चलकर वही बीमारी उनके मौत का कारण बनी थी। लेकिन इतनी भयंकर बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद जो है सालिम अली जो है अंत तक, जो उनकी आँखें थी, उनकी आँखों की जो रोशनी थी, वो पक्षियों की खोज बराबर करते रहे, और उनकी आँखों की रोशनी जो है मौत भी उनसे छीनने में असफल रही, क्योंकि वो अपने मृत्यु से ठीक पहले तक जो है पक्षियों की जीवन शैली या उनकी हिफाजत कैसे की जाए उसकी खोज में वो लगे रहे। लेखक लिखते हैं कि उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, मतलब वो बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे और उनको जो है एकांत के क्षणों में बिना दूरबीन के भी देखा गया। यानी अक्सर वो दूरबीन लेकर उनकी खोज में निकलते थे उनको देखने के लिए, उनकी खोज के लिए, लेकिन कई बार उन्हें बिना दूरबीन के भी देखा गया है। और उन्होंने जो उनके बारे में लेखक लिखते हैं कि सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने वाले थे, और उन्होंने जो अपने आसपास ये प्रकृति की एक दुनिया बना रखी थी जिसमें उन्हें लगता था कि प्रकृति की हर चीज़ में एक रहस्य छुपा हुआ है, उसकी खोज में वो लगे थे। और इस खोज की जो यात्रा में उनका साथ देने वाली थी वो उनकी पत्नी थी जिनका नाम था तहमीना, और वो स्कूल के दिनों से ही उनकी सहपाठी थी।
लेखक ज़ाबिर हुसैन आगे उनके बारे में लिखते हैं कि अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के साथ, रोमांचकारी मतलब कुछ नया करने वाला था उनके जीवन में, वो रोज़ एक नई खोज करते थे। तो उनको लगता था कि आज उनको वो पक्षियों के बारे में क्या खोज करने वाले हैं, क्या रहस्य का पता लगाने वाले हैं। तो इस तरह से जो उनकी उनकी खोज थी वो कैसी थी, रोमांचकारी थी। तो वो जो सालिम अली हैं, केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर के, प्रार्थना लेकर के चौधरी चरण सिंह से मिले थे। उन्हें कहीं अनुभव हुआ कि जो केरल की साइलेंट वैली है, जहाँ पर बहुत सारे पक्षी हैं, उनको जो रेगिस्तान की तरफ से जो हवाएं आती हैं, लू चलती हैं, वो जो है उससे उस साइलेंट वैली को खतरा है। और वो उस वक्त चौधरी चरण सिंह जो थे वो प्रधानमंत्री थे, और वो चाहते थे, सालिम अली चाहते थे कि वो इसको बचाने के लिए, केरल की साइलेंट वैली को बचाने के लिए कोई प्रयास करें। क्योंकि चौधरी चरण सिंह जो थे वो खुद एक किसान नेता थे, वो ज़मीन से जुड़े हुए थे और प्रकृति की जो चीज़ें हैं, प्रकृति को जो वो समझते थे। तो जब उन्होंने ये सारा एक चित्र उनके सामने प्रस्तुत किया कि इस तरह से ये खतरा है और ये खतरे में पड़कर ख़त्म हो सकती है जो है साइलेंट वैली, तो इस खतरे को जान करके जो है जो अपने चौधरी चरण सिंह जो थे वो भी, उनकी आंखें भी नम हो गई, उन्हें भी मतलब अंदर से इस बारे में दुख महसूस हुआ। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। सौंधी माटी क्या होती है, जब बारिश होती है तो उसमें से जो एक मिट्टी की खुशबू आती है उसको हम क्या कहते हैं, सौंधी माटी। तो कहते हैं कि आज वो दोनों ही नहीं है जो प्रकृति से जुड़े हुए थे, ज़मीन से जुड़े हुए थे, तो उनको अब इन प्रकृति को कौन बचाएगा। जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा, न सिर्फ जंगलों पहाड़ों पर, बल्कि जो बर्फीली ज़मीन पर रहने वाले जो पक्षी थे उनकी उनकी हिफाजत के लिए भी उन्होंने प्रयास किए। और भारत सरकार ने उनके इन्हीं प्रयासों के लिए उनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया। सालिम अली ने जो है अपनी आत्मकथा भी लिखी। आत्मकथा क्या होती है, जिसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, जो व्यक्ति खुद अपने जीवन की कहानी के बारे में लिखता है वो क्या कहलाती है, आत्मकथा। और सालिम अली की जो आत्मकथा है उसका नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो। लेखक लिखते हैं कि मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। तो फ्रीडा लॉरेंस ने इस बात पर जवाब दिया था कि लॉरेंस के बारे में मेरे लिए लिखना असंभव है, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में मुझसे ज़्यादा जानती है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि D.H. लॉरेंस थे वो भी एक बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे और उनका भी ज़्यादातर जो समय था वो पक्षियों के बीच में ही बीतता था। तो उनकी पत्नी फ्रीडा ने कहा कि हो सकता है कि क्योंकि उनका ज़्यादा समय पक्षियों के साथ बीतता था तो वो मेरे से ज़्यादा उनके बारे में ज़्यादा जानती होगी। इसके आगे लेखक बताते हैं कि जो सालिम अली थे वो पक्षी वैज्ञानिक कैसे बने। उनके जीवन से एक घटना जुड़ी थी। जब वो छोटे थे तो गलती से उनकी एयर गन से एक जो गौरैया है वो घायल हो गई और उसको बचाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए, उसके बारे में जो खोज की कि इसको किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से सरवाइव कर सकती है, वो जो एक हादसा था उसने सालिम अली को जो है पक्षी वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित किया। और वो इतने बड़े पक्षी वैज्ञानिक बन गए कि लॉरेंस की तरह, क्योंकि D.H. लॉरेंस भी एक बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे विदेश के, तो वो भी उनकी तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक क्या होता है, प्राकृतिक जो नेचुरल है, ठीक है, उस ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे, मतलब प्रतिरूप उसी का रूप बन गए थे जैसे, ठीक है, समान उस रूप के समान ही बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। अब टापू क्या होता है, टापू तो वो एरिया होता है, वो क्षेत्र होता है
जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, जिसकी एक सीमा होती है, जिसे आप आइलैंड बोलते हैं। और सागर क्या है? सागर तो उसकी तो कोई सीमा नहीं है, उसमें तो अथाह पानी है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो वो सालिम अली जो थे वो अथाह सागर की तरह थे, उनकी खोज की कोई सीमा नहीं थी। और जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, भ्रमणशील मतलब जो घूमने के शौकीन हैं, या उनकी यायावरी से, यायावरी भी क्या होता है? घुमक्कड़ी जो प्रवृत्ति होती है, तो उससे परिचित हैं, उन्हें तो अभी भी मतलब ये महसूस होता है कि जो सालिम अली हैं अभी भी पक्षियों की खोज में निकलेंगे और अपने गले में दूरबीन लटकाए वो किन्हीं नई खोजों के साथ, नए नतीजों के साथ वापस लौट आएंगे। तो बच्चों, ये जो संस्मरण था ये एक ऐसे पक्षी वैज्ञानिक के बारे में था जिन्होंने हमें पक्षियों के बारे में नई नई खोजें ला कर दी, उनकी जीवन शैली के बारे में हमें बताया। और आप खुद सोचो कि ये कितना कठिन रहा होगा किसी को, पक्षी जो बोल नहीं सकते, जो अपने बारे में बता नहीं सकते, उनके बारे में उनको ऑब्ज़र्व करना, उनकी क्रियाकलापों को नोट करना, फिर उनसे कुछ नतीजे निकालना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ जो है समझ में आ गया होगा।